हेलो बच्चों, हम लोग आज कक्षा 10वीं का गणित भाग 2 का 5वां पाठ निर्देशांक भूमिति देख रहे हैं। इस पाठ का पहला एक्सरसाइज से संबंधित ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 बिंदु दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे एल, एम और एन। हमें ये डिसाइड करना है, हमें सुनिश्चित करना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक रेखी हैं या नहीं। तो इसके लिए तरीका क्या हम इस्तेमाल करते हैं, दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और अगर दो छोटी दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखी हैं। सेम ऐसा सवाल आपको 9th में भी कराया गया था, लेकिन वहाँ पे आपको रेखाखंड की लंबाई या दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया होता था। यहाँ पे दूरी दिया नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एल की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर एम एन की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर एल एन की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे कि अगर एल एम की दूरी ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि इस यहाँ पे जो पहला निर्देशांक होता है x, उसको x1 मान लें, इसको y1, इसको x2, इसको y2। और चूंकि यहाँ 3 बिंदु हैं, इसको हम x3 और y3 इस तरह से मान सकते हैं। अब दूरी सूत्र के अनुसार, दूरी सूत्र क्या कहता है कि डिस्टेंस एल बराबर क्या होगा, दूरी सूत्र का फार्मूला x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, मतलब दोनों x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। आप चाहो तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हमें इसमें मान रखना है, x2 के स्थान पर ध्यान रखना है 1 ऋण, x1 के स्थान पर ऋण 2। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 2 चिन्ह साथ में है, तो बेहतर होगा कि इसको कोष्टक में लिखा जाए और यहाँ पे एक चौखट वाला कोष्टक इस्तेमाल कर देते हैं। अब यहाँ y2 का मान ऋण 3, y1 का मान 3, बीच में ऋण का चिन्ह, y1 का मान 3 और इस तरह से। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहाँ ध्यान दो कि यहाँ 2 चिन्ह साथ में है, यहाँ 2 चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों जगह माइनस माइनस है, लेकिन फर्क क्या है, ये दोनों साथ में हैं जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो जब भी साथ में रहते हैं तो आपको हमेशा पहले उनको मिला के लिखना होता है कि 1 धन 2। कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, पहले दोनों चिन्ह साथ में उनको मिला करके लिखो। जबकि यहाँ पर आपको 2 चिन्ह जब अलग अलग हो तो केवल मिला करके सोचना होता है कि चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ धन का चिन्ह नहीं लगाना है, बल्कि सोचना है कि चिन्ह समान है इसलिए जुड़ जाएगा। 6 बड़े वाले का चिन्ह माइनस, चूंकि दोनों माइनस है इसलिए बड़े की कोई बात ही नहीं, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तत्पश्चात ये वर्गमूल वाले स्टेप भी नहीं भूलना है आपको। यहाँ पे 2 और 1 3, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और यहाँ ऋण 6 का वर्ग करेंगे, फिर से सजग रहना है, ऋण भले है लेकिन वर्ग करेंगे तो धन ही आएगा, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा और 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45, कड़ी में 45। ये आ गया डिस्टेंस एल का मान। जनरली हम इसके आगे भी बढ़ते हैं, 45 का ऐसा 2 खंड करते हैं कि उसमें से कम 1 को बाहर ला सके। 9 पचे 45 और 9 को बाहर लाएंगे तो 3, कड़ी में 5। पर फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब मैं एम एन की दूरी ज्ञात कर रहा हूँ, डिस्टेंस एम एन। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अक्सर परीक्षा में एक बार फार्मूला लिखे तो उसी को नंबर मिलता है, बार बार सिर्फ फार्मूला लिखने को नंबर नहीं मिलता है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर शुरुआत में अगर आपको ना समझ में आए, ना कॉन्फिडेंट हो, तो इत्मीनान से फार्मूला लिख सकते हो। लेकिन फार्मूले में यहाँ चेंजेस क्या होगा ये ध्यान दो। जो हम x2 माइनस x1 लिख रहे थे, अब हमको x3 माइनस x2 लिखना है, अथवा x2 माइनस x3। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर फिलहाल मैं x3 माइनस x2 लिख रहा हूँ, x3 माइनस x2 का वर्ग प्लस y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 का वर्ग।
देखो महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि x निर्देशांकों का अंतर, यहाँ y निर्देशांकों का अंतर। अब यहाँ x3 के बदले में 5 ऋण x2 के बदले में 1 धन y3 के बदले में 4 और ये ऋण सूत्र का, और फिर y2 का मान ऋण 3 है तो ये पुनः ऋण 3 लिखना है। इस तरह से ऐसा कोष्टक लगा करके लिखना है। अब 5 ऋण 1 4 का वर्ग, और यहाँ जैसा कि मैं आपको इस स्टेप में बताया था कि दो चिन्ह साथ में है, कोई जल्दबाजी नहीं, पहले दोनों को मिला करके लिखो, बाद में आप अगले स्टेप में सोचोगे इसका क्या होगा। तो यहाँ 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे 4 और 3 7 और 7 का वर्ग 49 और 16 और 49 जोड़ोगे आप करड़ी में 65, इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ये हमारा दूसरा कथन, मतलब हमें डिस्टेंस mn ज्ञात हो जाता है कि डिस्टेंस mn बराबर करड़ी में 65। तत्पश्चात आपको, अब देखो दूरी LM निकल गया, दूरी MN निकल गया, अब हमें दूरी LN निकालना है। तो दूरी LN कैसे निकालोगे? डिस्टेंस LN बराबर, फिर से फार्मूला क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर x1 x3 की बात हो रही है तो बेहतर होगा हम लिखेंगे x3 माइनस x1 का वर्ग प्लस y की बात करना है तो यहाँ से y3 फिर यहाँ से y3 माइनस y1 का वर्ग। देखो मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप चाहो तो सूत्र न लिखो, डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो कि 5 ऋण 2 का वर्ग धन 4 ऋण 3 का वर्ग। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है, गलती होने का डर है, तो बेहतर है कि इस तरह से सूत्र लिखो, फिर मान रखो। x3 मतलब 5 ऋण x1 मतलब ऋण 2, ध्यान दो ऋण 2, फिर इसका वर्ग धन y3 मतलब 4 ऋण y1 का मतलब 3 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। याद रखना है, मान रखते समय बहुत सावधानी रखना, एक भी जगह चूक होगा तो पूरी गलती हो जाएगी। तो यहाँ दो चिन्ह साथ में है तो मिला के लिख दिए और यहाँ घटा करके 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग। तो यहाँ 5 और 2 7, 7 का वर्ग करेंगे 49 धन 1 का वर्ग 1। तो ये मान कितना आ जाएगा? करड़ी में 50। तो मतलब हमें डिस्टेंस LN प्राप्त होता है करड़ी में 50। ये कथन नंबर 3, मतलब हमने तीनों दूरियां निकाल लिया, LM, MN और LN। अब फिर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ करड़ी में 50 को भी पॉसिबल हो तो बाहर लाते हैं, लेकिन नहीं पॉसिबल है तो इसके 2 टुकड़े करके 1 बाहर लाए। इसके लिए इसको 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर 25 को बाहर ला के 5 करड़ी में 2। लेकिन यहाँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी तुलना करने में फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आपको क्या देखना है कि इनमें कौन सी दूरी बड़ी दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से आपको ये सबसे बड़ा अंक दिख रहा है करड़ी में 65, मतलब ये दोनों छोटी दूरियां हैं। तो हमें तुलना करना है कि क्या इन दोनों का योगफल इससे बड़ा है या बराबर है। अगर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि तीनों एक रेखी हैं, अगर बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब एक रेखी नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये वर्गमूल करड़ी में है तो तुलना कैसे करें, तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि आप जो दो छोटी दूरियां हैं और ये जो बड़ी दूरी है, अब इनका तुलना आप नहीं कर पाओगे, तो हम टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं कि MN का वर्ग का, MN हमको कितना प्राप्त हो रहा है? डिस्टेंस MN करड़ी में 65, इसलिए हम कह सकते हैं डिस्टेंस MN का वर्ग बराबर 65। ये एक कथन हमको मिल जा रहा है, समझ लीजिए कथन नंबर 4, मतलब हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ठीक इसी तरह इन दोनों का हम वर्ग कर देते हैं, LM का वर्ग धन LN का वर्ग, तो 45 धन करड़ी। देखो यहाँ जरा सावधानी रखना है कि आपको जब वर्ग करते हो तो अलग अलग वर्ग नहीं करना है, क्योंकि पूरा वर्ग करना है।
यहाँ पे ध्यान देना है, पूरा वर्ग करना है कि हमने डिस्टेंस एल एम धन डिस्टेंस एल एन, इस पूरे का वर्ग करेंगे। जब पूरे का वर्ग करोगे तो करड़ी में 45 धन करड़ी में 50 पूरे का वर्ग हो जाएगा। जब पूरे का वर्ग होगा तो आपको फार्मूला याद होगा कि पहले पद का वर्ग मतलब 45 धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब 45 गुणे 50 करड़ी में धन दूसरे पद का वर्ग मतलब 50। तो आपको यहाँ पे 95 प्लस 2 करड़ी में 45 गुणे 50 इस तरह से प्राप्त होता है। थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, पर सिस्टम यही है इसको करने का कि हमने जो सबसे बड़ा घट दूरी था उसका वर्ग किया तो हमको 65 आ रहा है। बाकी दोनों दूरियां था उनके वर्ग, उनका योगफल का वर्ग किया तो हमको ये आ रहा है। तो इससे इन दोनों से आप तुलना करोगे कि ये तो 65 है और ये तो 95 धन कुछ तो है, मतलब निश्चित रूप से ये बड़ा है। तो अब हम कह सकते हैं चूंकि वर्ग बड़ा है इसलिए वर्गमूल भी बड़ा होगा। इसलिए एल एम डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एल एन ये बराबर नहीं है डिस्टेंस एम एन के। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु एल एम एन एक रेखीय नहीं है। अक्सर आपको सवाल इस तरह से आएगा कि बहुत आसानी से आप तुलना कर सकोगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि आसानी से तुलना नहीं हो सकता है इसलिए हम उनके वर्गों का तुलना किए। जब वर्गों का तुलना करने से हमको समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है तो उनका वर्गमूल भी बड़ा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं हैं। ओके बच्चे, यहाँ तीसरा प्रश्न आपको प्रश्न है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, मतलब एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है और इस बिंदु की खासियत यह है कि इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो हमें उस बिंदु का बारे में पता लगाना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना जिस बिंदु का हमें पता लगाना है जो वह बिंदु है, माना वह बिंदु जैसे हमने उसको C मान लिया और उसका निर्देशांक x, y है। माना वह बिंदु C x, y है जिसके बारे में हमें पता करना है। अब इस बिंदु की दो खासियत है। पहला तो ये x अक्ष पर है, तो चूंकि बिंदु C x अक्ष पर है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि x अक्ष पर, जैसे ये x अक्ष है, इस x अक्ष पर कहीं भी अगर कोई बिंदु होगा तो उसका x का मान तो बदलते जाएगा, इस तरफ ऋण होगा, इस तरफ जैसे जैसे जाओगे तो धन होते जाएगा और बढ़ते जाएगा, लेकिन वहां पे y का मान सदैव 0 होता है। तो ये इसमें एक बात छिपी हुई है कि चूंकि वो बिंदु C x अक्ष पर है इसलिए इसका y निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक 0 होगा। मतलब वो बिंदु क्या हो गया, इसलिए वो बिंदु क्या हो गया, C x, 0 है। अब इस बिंदु की एक खासियत और दिया गया है कि ये बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है। बिंदु C A तथा B से समान दूरी पर है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि अगर ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है तो हम कह सकते हैं कि CA बराबर होगा CB, मतलब C से A की दूरी बराबर C से B की दूरी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले चूंकि ये दोनों बराबर हैं और आपको याद होगा कि दूरी के फार्मूले में करड़ी का चिन्ह आता है, तो उस करड़ी के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं कि CA का वर्ग बराबर CB का वर्ग। अब नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाद में करना पड़ेगा।
लेकिन शुरू में कर देने से कड़ी वाला झंझट खत्म हो जाएगा कि इस दूरी का वर्ग बराबर इस दूरी का वर्ग। अब यहाँ दूरी का सूत्र क्या कहता है कि सी और ए की अगर हम बात करें, सी और ए, ये ध्यान दीजिए, ए और सी, इसका फार्मूला अगर हम लगा दें कि x2 माइनस x1 का वर्ग, तो x2 कौन है यहाँ पर, x माइनस x1 कौन है, -3 का वर्ग, प्लस y2 माइनस y, यहाँ इसको हम y2 मान रहे हैं 0 और वो y1 0 माइनस 4 का वर्ग। अब यहाँ कर्ली लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्ग कर दिया तो कर्ली निकल गया। ठीक इस तरह सी बी के बारे में सोचा जाए, इसको मैं x2 अगर मानूँ तो x माइनस ये x1 का मान 1, x माइनस 1 का वर्ग, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 ऋण 4 का वर्ग। तो यहाँ पर दो चिन्ह साथ में तो मिला दोगे तो x धन 3 का वर्ग बन जाएगा, धन 0 ऋण 4 मतलब ऋण 4 का वर्ग धन 16, और ये x ऋण 1 का वर्ग ऐसे ही यहाँ पे फिर से 0 धन 4 का वर्ग 16, इस तरह से आ जाता है। अब इसका अगर आप विस्तार करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, इसका हम विस्तार कर सकते हैं। पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद मतलब 6x धन 9 धन 16 बराबर यहाँ से x का वर्ग ऋण 2x धन 1 का वर्ग 1 धन 16, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद यहां से आप देखोगे x स्क्वायर से कट जाएगा, ये 6x और ये दोनों सजाती हैं 16 और 9 25 बराबर यहाँ से ऋण 2x और 16 और 1 17, फिर पक्षांतर करने पर सजाती का 6x धन 2x बराबर 17 ऋण 25, ये सजाती हैं 8x, और यहाँ पर एक धन है एक ऋण है घट जाएगा लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, तो इसलिए x बराबर ऋण 8 बटे 8, तो x का मान कितना आ जाएगा ऋण 1। तो इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह बिंदु जिसको हमने C माना था बराबर क्या हो जाएगा x, y, x का मान ऋण 1 और y का मान 0। इसलिए हमें वह बिंदु प्राप्त हो जाता है जो A और B से समान दूरी पर है। पर चौथा प्रश्न क्या है कि जांच करो कि ये 3 बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। देखो ठीक इस प्रकार का सवाल आप दूसरे पाठ में किए थे कि हमें पता करना था कि ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालते थे और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करते थे। अगर वो समान आते थे तो हम पाइथागोरस के विलोम से कहते थे कि वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो प्रश्न वही है कि पता करना है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ फर्क है बिंदु भुजाओं की बजाय शीर्ष बिंदु की बात की है। तो जब तक हम शीर्ष बिंदु की मदद से अगर हम भुजाएं मालूम कर लें तो हम उसी प्रकार से सवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि जैसे आपको एक 3 बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है। हमें पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं या नहीं। देखो हमें नहीं पता कि P यहाँ होगा, Q यहाँ होगा, लेकिन जस्ट एक कच्ची आकृति समझ रहे हैं। तो आइडिया इसके पीछे ये है, अगर हम ये भुजा मालूम कर लें, ये भुजा मालूम कर लें और ये भुजा मालूम कर लें तो आगे हम दूसरे पाठ में जैसे सवाल किए थे वैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे P और Q की मदद से हम PQ की लंबाई ज्ञात करेंगे। PQ की लंबाई के लिए फिर से वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है कि PQ बराबर क्या होगा, कड़ी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहाँ पर आप जैसे इसको x2 मान लो तो x2 का मान 2 और ये x1 का मान ऋण 2 का वर्ग प्लस
ये y2 माइनस ये y1 का वर्ग। यहाँ पर दो चिन्ह साथ में मिला के लिख दिए और यहाँ 2 में से 2 घटाओगे 0 का वर्ग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 और ये 0 का कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। तो आपको PQ की लंबाई कितना प्राप्त हो गया, कड़ी में 16। कड़ी में 16 को ही हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक होता है, इसलिए केवल धनात्मक वर्गमूल पर हम विचार करेंगे। अब ठीक इसी प्रकार हम QR ज्ञात करेंगे। तो दूरी QR अगर ज्ञात करना है तो फिर से फार्मूला इसी प्रकार से आपको लिखना है, पर दोबारा फार्मूला लिखना इतना आवश्यक नहीं। आप काल्पनिक रूप में सोच सकते हो, जैसे ये x2 ये x1, मतलब 2 ऋण 2 का वर्ग धन y2 माइनस y1, मतलब 7 ऋण 2 का वर्ग। यहाँ 2 ऋण 2 का वर्ग 0, 7 ऋण 2 मतलब 5 का वर्ग। तो यहाँ पर आपको कड़ी में 25 प्राप्त होता है, और कड़ी में 25 का मतलब 5। इसका मतलब है QR की लंबाई कितना आ गया, 5। इसको कथन नंबर हमने 2 इमेजिन कर लिया। अब ठीक इसी तरह से हम दूरी PR ज्ञात करेंगे। तो दूरी PR ज्ञात करने के लिए फिर से फार्मूला वही कि यहाँ पे PR की बात करें तो जैसे इसको मैं x2 मान लूँ, इसको x1 मान लूँ, तो 2 ऋण 2 का वर्ग धन इसको y2 मान लिया जाए, इसको y1 मान लिया जाए, तो 7 ऋण 2 का वर्ग। यहाँ 2 चिन्ह साथ में है तो 2 धन 2 का वर्ग, यहाँ पे 5 का वर्ग। तो यहाँ पे 2 धन 2 मतलब 4, 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16, 5 का वर्ग 25, लेकिन पूरे का वर्गमूल। तो इसका दोनों को आप जोड़ोगे कड़ी में 41। इस तरह से हमें PR ज्ञात हो जाता है। ये कथन नंबर 3। तो अगर हम 5वें पाठ के नज़रिए से सोचें, इतना ही सवाल है। इसके बाद वाला सवाल मतलब दूसरे पाठ में जो सवाल था वो शुरू हो जाता है कि आपको 3 दूरियां दी गई हैं या 3 भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, हमें निश्चित करना है क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा आप देखोगे, ये देखो एक कड़ी में 16 है, एक कड़ी में 25 है, एक कड़ी में 41 है, तो निश्चित रूप से यही सबसे बड़ी भुजा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ज्ञात करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी भुजा कौन दिख रहा है हमको, PR, और उसका वर्ग करेंगे तो कड़ी में 41 का वर्ग मतलब कितना आ जाएगा 41। इसके बाद शेष 2 भुजाओं के वर्गों, शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर शेष 2 भुजाएं कौन सी हैं, PQ और QR। PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। PQ का मान कितना है 4, QR का मान 5, ये 16, ये 25, ये जोड़ने पे 41 आता है। ये कथन नंबर हो गया 5। इसको हम कथन नंबर 4 लिख सकते हैं। तो कथन नंबर 4 और 5 की जब हम तुलना करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो आ रहा है वही शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल आ रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि PR के वर्ग बराबर है PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। कारण कथन 4 और 5 से। इसलिए कहा जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार PQR समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगर ये बराबर, दोनों परिणाम बराबर नहीं आते तो यहाँ हम ऐसे काट देते और बोलते पाइथागोरस प्रमेय के विलोमानुसार समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु नहीं है। तो यहाँ पे नयापन इस सवाल में सिर्फ इतना था कि आपको भुजाएं देने की बजाय शीर्ष बिंदु दिए गए थे, तो दूरी सूत्र का उपयोग करके
हमने भुजाओं की लंबाई ज्ञात किया और उसके बाद हमने तय किया कि समकोण त्रिभुज है या नहीं।